नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के आईएलपी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आईएलपी प्रोग्राम का तीसरा दिन है, जिसके तहत हम लोग 30+ एमसीक्यू को देखेंगे और आज का टॉपिक है करेंट अफेयर प्लस मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 को मद्देनज़र रखते हुए 75 डेज़ का एक प्रीलिम्स स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जिसके तहत आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, करेंट अफेयर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। साथ ही इसके तहत कंप्लीट प्रीलिम्स थ्रू 4500+ एमसीक्यू मिलेंगे, साथ ही उनके डिस्क्रिप्शन भी मिलेंगे। ये प्रोग्राम 75 डेज़ तक चलेगा, तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि आज तीसरा दिन है। इसमें हम लोग 30+ एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे, साथ ही इसके फैक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है पूर्वी हिस्सों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत में पेयजल की समस्या का निवारण करना। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी के जल को पूरे पूर्वी राज्यों में वितरित करना। चौथा ऑप्शन है पूर्वी राज्यों में सिंचाई की बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्वी हिस्सों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत निमाटी, मजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हाट सिंगमरी के बीच रोपैक्स पोत संचालन का उद्घाटन किया गया। रोपैक्स सेवाओं से तटों के बीच संपर्क प्रदान करके यात्रा के समय को कम करने में मदद मिलेगी और सड़क मार्ग से यात्रा की दूरी भी कम हो सकेगी। निमाटी और मजुली के बीच रोपैक्स परिचालन से वर्तमान में वाहनों द्वारा तय की जा रही 420 किलोमीटर की कुल दूरी कम होकर केवल 12 किलोमीटर की रह जाएगी। उत्तर और दक्षिणी गुवाहाटी के बीच लगभग 40 किलोमीटर की दूरी केवल 3 किलोमीटर की रह जाएगी। वहीं धुबरी हथ सिंगमरी के बीच 220 किलोमीटर की दूरी कम होकर केवल 28 किलोमीटर रह जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी? तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बहराइच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन भी किया। तो पूछा जा सकता है मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव भी होगा, जिनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बहराइच में खोला गया है। सुहेलदेव श्रावस्ती वर्तमान उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध राजा थे। सुहेलदेव को सन 1033 में बहराइच में चित्तौरा झील के तट पर हुए एक प्रसिद्ध युद्ध में महमूद गजनी के भतीजे और गजनवी जनरल गाजी सैयद सलार मसूद को हराने और मारने के लिए जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस बीमारी को मंकी फीवर भी कहा जाता है? किस बीमारी को मंकी फीवर भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कासानूर वन रोग को मंकी फीवर भी कहा जाता है। कर्नाटक के शिवमोगा में बंदर बुखार के नाम से जाना जाने वाला वायरस के 139 मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, केंद्र सरकार ने निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है। उन 4 बैंकों में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी सम्मिलित है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी सम्मिलित है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी सम्मिलित है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सिंडिकेट बैंक सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया होगा, बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि सरकार 4 मध्यम आकार के पीएसबी में शून्य है, जिसमें निजीकरण के हिस्से के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल किया गया है। चयनित किए गए पीएसबी में बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 50,000 कर्मचारियों का एक बड़ा कार्यबल है। इसके बाद 33,000 कर्मचारियों के साथ सेंट्रल बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जिनका निजीकरण हो रहा है। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक
और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिनमें क्रमशः 26,000 कर्मचारी और 13,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, धुबरी फूलबाड़ी पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 19.2 किलोमीटर है इसकी लंबाई। धुबरी फूलबाड़ी पुल, प्रधानमंत्री मोदी ने धुबरी जो उत्तरी तट पर है और फूलबाड़ी जो है दक्षिणी तट पर है के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन की पुल की आधारशिला रखी। लगभग 19.2 किलोमीटर का यह प्रस्तावित पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 127B पर बनेगा, जो असम में धुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी, तुरा, रोंग्राम और रोंगजेंग से जोड़ेगा। लगभग 4,997 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल असम और मेघालय के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा, जो नदी के दोनों किनारों के बीच यात्रा करने के लिए नौका सेवाओं पर निर्भर थे। यह सड़क से तय की जाने वाली 205 किलोमीटर की दूरी को कम करके 19.2 किलोमीटर कर देगा, जो पुल की कुल लंबाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, फरवरी 2021 में किस देश में मारियो द्रागी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो वे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। तो आपको बताना है कि श्री रामचंद्र मिशन कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को श्री रामचंद्र मिशन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री रामचंद्र मिशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर के इच्छुक साधकों को सहज मार्ग के माध्यम से आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मिशन की स्थापना सन 1945 में शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक फतेहगढ़ के श्री रामचंद्र के सम्मान में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, मुंबई अहमदाबाद भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए किस कंपनी ने अनुबंध किया है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्सन एवं टुब्रो के साथ ये जो है अनुबंध किया गया है। सी ऑप्शन सही है। और ये जो है अनुबंध जो है 2,500 करोड़ रुपए का किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, किस राज्य ने बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है ये बताना है इसमें। तो 9वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने पंख अभियान की शुरुआत की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को कितने रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? तो 10वें का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 500 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ भूमि राजस्व प्रणाली दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रस्तुतकर्ता दिया हुआ है। तो इसका सही मिलान करना है और आंसर देना है। तो रैयतवाड़ी के लिए सही क्या होगा? अलेक्जेंडर रीड, ये सही है। और अगला है महालवाड़ी के लिए थॉमस मुनरो, ये जो है गलत है। अगला है स्थायी बंदोबस्त के लिए लॉर्ड वेलेजली, ये भी गलत है, क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से जमींदारी प्रणाली या स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा वाराणसी के प्रांतों में प्रस्तुत किया गया, इसलिए ये कथन गलत है। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। और दूसरा क्यों गलत है? थॉमस मुनरो नहीं होगा यहाँ पर। 1833 में उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा, केंद्रीय प्रांत, गंगा घाटी, पंजाब इत्यादि में हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट
मेटिस बर्ड द्वारा महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई। विलियम बेंटिक के कार्यकाल में इसे प्रस्तुत किया गया। इसलिए ये कथन भी गलत है। इसलिए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी ऑप्शन। दूसरा और तीसरा गलत है। गलत के लिए पूछा था तो जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। बोमलीपट्टम, चिंसुरा, बालासोर और कासिम बाजार जैसे स्थानों पर फैक्ट्रियों की स्थापना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो दूसरे का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, डच द्वारा प्रारंभ की गई थी ये फैक्ट्रियां। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। ब्रिटिश नीतियों ने विऔद्योगिकीकरण का नेतृत्व किया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इसका परिणाम नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सस्ते आयात से हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। 1854 के वोट्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वोट्स डिस्पैच की निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने जन शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा की पहुंच का विस्तार किया। दूसरा है, प्रत्येक जिले में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना है। भारतीय मूल निवासियों को उनकी मातृभाषा में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसने निजी उद्यमों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया और अनुदान सहायता प्रणाली की सिफारिश की। तो यहाँ पर सही जवाब होगा पहला और तीसरा कथन सत्य है। बाकी दो कथन गलत है। दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। गो एंड शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गो एंड शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 8वें का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, जासूस प्रणाली से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। भारतीय प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा है, 1867 का पंजीकरण अधिनियम जिसने 1835 के प्रेस अधिनियम को स्थानांतरित कर दिया तथा प्रकृति में प्रतिबंधात्मक था। 1867 का पंजीकरण अधिनियम जिसने 1835 के प्रेस अधिनियम को स्थानांतरित कर दिया, साथ ही प्रकृति में प्रतिबंधात्मक था जो। तो यहाँ पर पहला कथन सत्य हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। पहला ही कथन सत्य है। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया था। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। आधुनिक भारतीय इतिहास में मेयो का 1870 का संकल्प किससे संबंधित था? 17 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित था। मेयो का 1870 का संकल्प। सन 1870 का मेयो संकल्प, यह संकल्प वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही तरीके से सुमेलित है ये बताना है आपको। तो एक तरफ आयोग दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े सुधार दिए हुए हैं। तो पहला है लॉर्ड वेल्बी। लॉर्ड वेल्बी का सुधार किससे संबंधित है? तो यहाँ पर वैसे लिख रखा है पुलिस सुधार, जो कि असत्य है। उनका सुधार जो है इंडियन एक्सपेंडिचर से संबंधित था, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है फाउलर, इनका सुधार है मुद्रा से संबंधित, भारतीय मुद्रा से संबंधित। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। फाउलर समिति या भारतीय मुद्रा समिति भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 29 अप्रैल 1898 को भारत में मुद्रा की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त की गई एक सरकारी समिति थी। ये कथन सत्य है। अगला है रिचर्ड स्ट्रेची। ये आयोग क्यों बनाया गया था? तो ये आयोग भी जो अकाल आता है
अकाल से निपटने के लिए एक जो है संगठन बनाने के लिए और उस पर जो है सुझाव देने के लिए ये समिति बनाई गई थी, इसलिए ये भी कथन सत्य है। सन 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची आयोग को अकाल से निपटने के लिए एक समान रणनीति और सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। यह लॉर्ड लिटन की अवधि के दौरान गठित किया गया था, इसलिए दो कथन सत्य है। दूसरा और तीसरा सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक कालक्रम के अनुसार चारों युद्धों को व्यवस्थित करना है। तो पहला है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, दूसरा है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तीसरा है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध और चौथा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इनको जो है व्यवस्थित करना है। तो आंग्ल नेपाली युद्ध कब हुआ था? 1814 में से 1816 के बीच में हुआ था ये युद्ध। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 1842 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1851 से 52 के बीच में। और सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 के मध्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है इसे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा अपनाया गया जिसने उसे कई भारतीय शासकों पर विजय दिलाई। दूसरा है इस नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के पड़ोसी शासकों के साथ गठजोड़ किया। यहाँ पर पहला कथन गलत है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा यहाँ पर वारेन हेस्टिंग होगा जिन्होंने घेरे की नीति अपनाई थी, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन भी गलत ही है, कोई गठजोड़ नहीं किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में ब्रिटिश द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वारेन हेस्टिंग ने सिविल जज और कलेक्टर के पदों को पृथक किया। दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई। और तीसरा है विलियम बेंटिंग ने न्यायालयों में देसी भाषाओं को बढ़ावा दिया। पहला कथन असत्य है। प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत या सिविल कोर्ट स्थापित किया गया था जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते थे जो सिविल सेवा से संबंधित थे। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने सिविल जज और कलेक्टर के पदों को अलग कर दिया था। तो यहाँ पर जो है वारेन हेस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी दो सही है, दूसरा तीसरा, और सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत करता है? तो 22 का यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के विधायी इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह कंपनी की सरकार पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत का प्रतीक है। यह अधिनियम भारत में क्षेत्रीय एकीकरण और प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी किया गया था। इसने बंगाल प्रेसिडेंसी का वर्चस्व कायम किया तथा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में भी नियुक्त किया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया इसके तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में लॉर्ड डलहौजी का निम्नलिखित में से किस में योगदान है? पहला ऑप्शन है रेलवे, दूसरा है आधुनिक डाक प्रणाली, तीसरा है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और चौथा है टेलीग्राफ में। तो यहाँ पर सही जवाब होगा रेलवे में और जो है आधुनिक डाक प्रणाली में और टेलीग्राफ में। तीसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। आबूज मारिया एक आदिवासी समूह है जो निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर 24 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ये जो है आदिवासी समूह जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। ब्लास्ट रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक जीवाणु रोग है जो केवल फसल को प्रभावित करता है। दूसरा है रोग के लिए अनुकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक मुक्त नमी और उच्च आर्द्रता शामिल होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन असत्य है, क्योंकि ये ब्लास्ट रोग जो है गेहूं बाजरा में भी हो सकता है, केवल चावल से संबंधित नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बोमकाई साड़ी जो है उड़ीसा में प्रसिद्ध है, ढोकरा धातु ढलाई जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, और कांथा कढ़ाई जो है पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो है पहला और तीसरा सही है, और जो है दूसरा गलत है यहाँ पर। और वहीं ढोकरा जो है गैर लौह धातु की ढलाई है जो लुप्त हुई मोम की कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती है, और ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल उड़ीसा तक फैली हुई जनजातियाँ इसका निर्माण करती हैं, इसलिए महाराष्ट्र यहाँ पर सही जवाब नहीं होगा। यहाँ पर यदि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड होता तो सही ऑप्शन होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के तहत हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो यहाँ पर 27 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पंजाब ने की है इस पहल की शुरुआत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सांस नामक अभियान की शुरुआत की है? तो 28 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है, सांस पहल की शुरुआत की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। किस राज्य सरकार द्वारा बागवानी विकास मिशन मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की गई है? तो 29 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात सरकार द्वारा ये पहल शुरू की गई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए उद्यमी सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही ILP प्रोग्राम का 3rd सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।